नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। और शुरू करते हैं। ये वर्कशीट नंबर 40 है। इसमें गणित और विज्ञान मतलब साइंस और मैथ्स की वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 40 है, तो हम घन और घनाभ यानी घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम हिंदी मीडियम में मैथ सॉल्व करेंगे। तो चेक कर लेते हैं फटाफट इसको। ये कहता है आपसे कि घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में फ़र्क क्या होता है, तो उसको सिंपल सरल शब्दों में इस तरीके से बना सकता हूँ कि हमारे पास एक डब्बा है। इस डब्बे का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हमारे पास एक डब्बा है इस तरीके से। अब अगर आप देखेंगे तो इस डब्बे के 6 हिस्से होते हैं। 6 हिस्सों का क्या मतलब है? 6 हिस्सों का मतलब है कि इस डब्बे के 6 साइडें होती हैं। 6 साइड होती हैं। उन 6 साइडों को लेके हम सारी बात करते हैं। तो कौन सी 6 साइडें होती है बेटा? अगर ध्यान से देखी जाए तो इन 6 साइडों में पहली साइड है ये वाली, दूसरी ये नीचे वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये पीछे वाली, समझ में? पांचवी ये ऊपर वाली साइड और छठी साइड ये सबसे बाहर वाली। 6 साइडें होती हैं और इन 6 की 6 साइडों को अगर मैं जमा कर दूंगा तो उसको हम कहते हैं कि वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अगर मैं एक इसी तरीके के डब्बे को लूँ और इस डब्बे के अंदर मैं ऊपर के हिस्से को, इस ऊपर के हिस्से को और इस नीचे के हिस्से को काउंट ना करूं, इसको ना गिनूं, और मैं कहूं कि इन दोनों को हटा के जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो उसको हम कहते हैं कि वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बार फटाफट क्विकली वर्क पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने भी यही लिखा है कि अगर हम घनाभ की लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान ले तो घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3, S4, S5, S6 जैसे घनाभ का इन्होंने चित्र दे रखा है। इन्होंने इसके सारे हिस्सों को ऐसे फैला दिए और फैलाने के बाद देखिए कि ऐसे 6 हिस्से बनते हैं। 6 हिस्सों के क्षेत्रफलों को अगर आप जमा कर देंगे तो वो घनाभ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल को योग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो बेटा एक होता है TSA जो कि मैंने आपको बताया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं 2L गुणा B, 2B गुणा H और 2L गुणा H। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो हिस्सा सबसे नीचे वाली साइड होगा उतना ही हिस्सा ऊपर वाली साइड होगा। आप सभी के घरों में आपने देखा होगा अलमारी होती है, तो अलमारी के नीचे का क्षेत्रफल जितना होता है उतना ही उसके छत का क्षेत्रफल होता है। या जिस कमरे में आप बैठे हुए आप उस कमरे को देखिए, जितना क्षेत्रफल आपके फर्श का है उतना ही क्षेत्रफल आपकी छत का है। जितना क्षेत्रफल आपके सामने वाली दीवार का है उतना ही क्षेत्रफल आपसे पीछे वाली दीवार का भी है। जितना क्षेत्रफल आपकी राइट साइड की दीवार का है उतना ही क्षेत्रफल आपकी लेफ़्ट साइड का दीवार का भी है। अगर मैं सब दीवारों के क्षेत्रफल को जमा कर दूं तो हमारे पास जो आएगा उसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं TSA, हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बात करी जाए कि छत को और ज़मीन को मुझे नहीं काउंट करना, मैं नहीं गिनना चाहता, तो जो निकलेगा वो निकलेगा LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2BH + HL। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पहला उदाहरण देख लेंगे, आप अपने आप देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं उदाहरण समझाइए। दूसरा उदाहरण भी आप देख लेंगे, दूसरे उदाहरण में भी। अब उन्होंने बीच में एक चीज़ आपको और बताई है, घन। तो वो कहता है कि एक घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है तो बहुत आसान हो गया। देखिए L × B था तो दोनों AA हो गया, B × H था वो भी AA हो गया, H × L था वो भी AA हो गया। यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं है, सारे के सारे क्षेत्रफल एक जैसे हैं। तो ये हो गया 6A²। यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहलाता है। मतलब अगर 4 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालोगे तो 4A², 6 का निकालोगे तो 6A²। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद प्रयास करो, जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है
तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले हमारे को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA देखना है कि LSA किसका कम किसका ज़्यादा है, और फिर देखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम किसका ज़्यादा है। एक काम करते हैं, स्क्रीन निकालते हैं और आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो उसने हमें दो चीज़ें कही। उसने पहले हमें एक घन दिया और फिर एक घनाभ दिया। घन उसने कहा कि जो घन की भुजा है, घन कुछ ऐसा है, और घन में जो उसने ए की वैल्यू मुझे बताई वो उसने बताई 10 सेंटीमीटर, यानी सारी की सारी भुजाएं जो हैं घन की वो 10 सेंटीमीटर की हैं। लेकिन जब उसने घनाभ की बात करी तो घनाभ में सब चीज़ें बदल गई। घनाभ में जो उसने लंबाई बोली L, वो बोली 12.5 मीटर। जो चौड़ाई बोली वो बोली 10 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई उसने बोली वो बोली 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें LSA निकालना है। तो घन के LSA का फॉर्मूला होता है LSA बराबर 4a²। तो ये हो गया 4a यानी कि 10 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100। तो कितना आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं घनाभ का निकालूंगा तो घनाभ के LSA का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, घनाभ के LSA का फॉर्मूला होता है 2HL+B। ये फॉर्मूला हमने अभी भी देखा था। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, LSA बराबर 2H। H कितना है बेटा, देखो H है 8, तो 2 इंटू 8, और L लेंथ हो गई 12.5 प्लस B कितना होता है 10 दिया हुआ B आपको, इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणा 12.5 और 10 कितना हो जाएगा 22.5। पॉइंट हटा, अपॉन में कितना है बेटा 10 आ गया। आप चाहे तो इसको हम काट लेते हैं, तो अलग पेन से काटते हैं थोड़ा, 5 से काटेंगे। 5 चौको 20 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 8। तो ये आ गया 45 इंटू 8 जो कि होता है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने हमें क्या बताया, क्या पूछा उन्होंने हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि जो घन है, घन का आपको दे रखा है 400, हमने निकाला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का हमने निकाला 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब घन का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अब बेटा ये तो हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर इसी को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें तो इसको नोट डाउन आप कर लेंगे फटाफट। मैं इसको चेंज करके फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। अब देखिए ये पहले का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कर लीजिए फटाफट फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन। चलिए आपने कर लिया, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें करने के लिए कहा उसने कि इस घन का अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मिटाना है उसको तो हटा देते हैं, क्योंकि अब फॉर्मूला बदलेगा, सब बदल जाएगा। पर चित्र नहीं बदलेगा, तो हमने चित्र को चेंज नहीं किया, क्योंकि चित्र तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखिए हमने चित्र नहीं बदला,
क्योंकि चित्र तो जैसा है उसने वैसा का वैसे ही रहना है, तो हम लिख लेते हैं घनाभ का TSA। अब हमें TSA निकालना है, तो घनाभ का जो TSA होता है वो होता है 6a²। तो TSA हो गया आपका सीधे सीधे 6a कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, ये हो गया 6 × 100। तो TSA कितना आ गया, TSA आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग। और यहाँ TSA का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ TSA का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। तो यहाँ TSA सीधा सीधा आ जाएगा आपका 2 × LB। लेंथ कितना है, देखो ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो L कितना है 12.5 × B यानी कि 10 + B यानी कि 10 × H यानी कि 8 + H यानी कि 8 × L यानी कि 12.5। तो यहाँ निकालते हैं इसको, TSA = 2। 12.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 125 + 10 8 = 80 + 12.5 × 8 आता है आपका 100। तो TSA आपका सीधे सीधे निकल जाएगा, TSA = 2 × 305, जो कि आ जाएगा आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा कम और कौन सा ज़्यादा है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। ये 600 था और ये 610 था, तो कौन सा ज़्यादा है, आपको दिख रहा है घनाभ ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे कि घनाभ से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है। घन जो है वो घनाभ से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच्चों वो छोटा है, ठीक है। घन और घनाभ के बीच में इतना फ़र्क है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत टेंशन आपको होगी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देख लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या था आपकी वर्कशीट का। तो जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों वर्कशीट का वो था कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहला। और दूसरा उसने बोला है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत को सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए सफ़ेदी करने का व्यय जो है वो दीवार और छत का करना है, ठीक है, ज़मीन का, फर्श का नहीं करना है। जबकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसमें साफ लिखा है उन्होंने कि आपको कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब सफ़ेदी करेंगे तो दीवारों और छत की बात कर रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके अंदर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 6, 5, 4 आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दे रखी है। तो हमारे को एक डब्बा बनाना पड़ेगा। एक हमारे पास एक डब्बे जैसा कमरा है, कमरा तो डब्बे जैसा ही होता है, जिसमें हमें पता है कि लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ब्रेड्थ जो है वो 5 मीटर है, और जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर। तो पहले तो हमें TSA निकालना है बेटा। TSA तो बहुत आसान सी चीज़ है, TSA तो निकाल ही देते हैं। तो हमें TSA निकालना है। TSA = 2 LB + BH + HL।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी एस ए क्या आ जाएगा, टी एस ए इज इक्वल्स टू 2 एल कितना है 6 इंटू बी कितना है बेटा 5 प्लस बी आपको कितना दे रखा है 5 और एच कितना है 4, तो 5 इंटू 4 प्लस एच दे रखा है 4 इंटू एल दे रखा है 6। तो टी एस ए यहाँ से आपका आ जाएगा टी एस ए इज इक्वल्स टू 2 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 4 ज़ा 24, जो कि आ जाएगा आपका 2 इंटू 30 2 50 60 74। तो टी एस ए आपका आ गया बराबर 148 मीटर स्क्वायर। ये सब कुछ मीटर में है इस बार, कि एक कमरे का क्वेश्चन है, रूम तो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए सब कुछ मीटर में दिया है। अब मैं कहता हूँ कि सफ़ेदी करने की वो बात कर रहा था, तो सफ़ेदी स्लैश पेंट करने वाला क्षेत्रफल, पेंट करने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 148 माइनस, अब ये जो बेटा ज़मीन है जिसको मैं आपको देखो डायग्राम में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है इस पर तो सफ़ेदी नहीं होगी, तो इसको माइनस करेंगे और माइनस क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा L इंटू बी। क्या होता है L इंटू बी, ये होता है 148 माइनस L हो गया मेरा 6 इंटू बी हो गया 5, तो ये हो गया 148 माइनस 6 5 ज़ा 30 6 5 30, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सीधा सीधा 118 मीटर स्क्वायर। तो मेरा 118 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 118 मीटर स्क्वायर कितना आया बेटा, ये 118 मीटर स्क्वायर आया मेरा कमरे का वो क्षेत्रफल जिसमें सफ़ेदी होगी। तो अब मैं कहता हूँ सफ़ेदी स्लैश पेंट की लागत, क्या लागत आएगी, 118 गुणा 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल 118 है, 118 गुणा 5 रुपये, तो कुल जो खर्चा आएगा बेटा वो आ जाएगा 590 रुपये। कुल जो खर्चा आया वो आया 590 रुपये का, जिसका कि हम उपयोग करेंगे, जिससे कि सफ़ेदी उस कमरे में पूरी हो जाएगी। कर लीजिए आप अपने सेकंड क्वेश्चन को नोट डाउन, बिल्कुल आपके सामने है और समझा के आपको कराया, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है पूरा क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो अब आपसे कल मिलते हैं फिर, नहीं कल नहीं मिलते हैं, पहले साइंस की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे वर्कशीट देखते हैं। फिर अगली जो बच्चों आपकी वर्कशीट है वो है साइंस की, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम, गति का दूसरा नियम। तो जिज्ञासा दीदी, ये तो मैं समझ गया कि किसी भी वस्तु का असंतुलित बल लगने पर ही, कोई भी वस्तु असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि अगर किसी चीज़ पे बल लगेगा, तो उनको पता है कि किसी चीज़ पे बल लगा तो वस्तु हिली, वस्तु मूव करती है, वस्तु चलती है, लेकिन ये जो बल है वो कितना बल लगता है किसी वस्तु पे, क्या हम इस बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो दीदी ने कहा कि हाँ बेटा, आप इस बल को भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये बल कितना निकलेगा, तो ये समझने के लिए हम गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समान अनुपातिक होता है। वो कहना चाहती है कि जितना बल लगेगा उसी बल के हिसाब से, जितना बल लगेगा उसी बल के हिसाब से जो वस्तु है वो चलेगी। अगर बल ज़्यादा लगेगा तो वस्तु ज़्यादा चलेगी। तो इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है।
तथा और इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। आगे है कि गणित में द्वितीय नियम का गणितीय गणना। तो इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम ये क्वेश्चन भी है वर्कशीट का। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय में एक निश्चित बल F लगने पर उसका जो वेग है वो v हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा mu और अंतिम वेग होगा mv, क्योंकि u जो होता है वो प्रारंभिक गति होती है और v जो होती है वो अंतिम गति होती है। तो संवेग में परिवर्तन कितना आया, p2 माइनस p1, ये हो जाएगा mv माइनस mu। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो m v माइनस u बटे में t, और ये जो दर होती है ये लगे हुए बल के समान अनुक्रम अनुपाती होती है। तो F समान अनुक्रम अनुपाती m v माइनस u बाई टी। अगर आप ध्यान से देखें तो v माइनस u बाई टी जो फॉर्मूला होता है a का, तो सीधे सीधे लग गया F समान अनुक्रम अनुपाती m a। ये समान अनुक्रम अनुपाती के निशान को हटाते हैं और हम लिखते हैं बराबर k। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है वो बनता है F बराबर ma, और यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय निरूपण है। एक उदाहरण उन्होंने इस फॉर्मूले में बना हुआ आपको दिया है, आप देख लीजिए इस उदाहरण को। हम अब देखते हैं स्वयं जांचिए, जो स्वयं जांचिए के प्रश्न हैं उनको देखते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो ये मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से शुरू होता है कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है, और फिर ये पूरा ऐसे हूबहू जो लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपने लिखना है। ये पहले का उत्तर है। दूसरा उत्तर यहीं देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम कहते हैं बेटा उसका संवेग जो है, संवेग बराबर 0, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उसकी गति है v बराबर 0। तो अगर किसी का v ही 0 है तो उसका संवेग भी 0 यानी कि 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 100 किलोग्राम की एक वस्तु को वेग 6 सेकंड में 5 से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात कीजिए जो वस्तु पर लगाया गया है। तो बल निकाल लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तो आपके सामने मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। वो कहता है 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग बदल गया। चलिए यहाँ देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल्स टू m v माइनस u बटे में t, जो कि हो जाएगा m यानी कि 100, v यानी कि अंतिम गति जो कि थी 8, माइनस u प्रारंभिक गति जो कि थी 5, तो 8 माइनस 5 बटे में t यानी कि 6। तो ये हो गया 100। 8 माइनस 5 कितना होता है, तो 3 बटे में 6, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा बराबर 50 न्यूटन, क्योंकि जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। चौथा प्रश्न देखते हैं। 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। तो ये क्या हो जाएगा, m यानी कि 1000 इंटू v यानी कि 0.5। तो इसमें अगर आप उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। 500 kg मीटर पर 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका उत्तर। पांचवा प्रश्न है। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो आपको संवेग को परिभाषित भी करना है, उसका मात्रक भी लिखना है। तो शुरू में देखते हैं वर्कशीट को। ये लिखा है
कि किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है। इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न जो कि आपका था 5वें प्रश्न का उत्तर है। मुझे लगता है आपने आज की वर्कशीट हमने पूरी कर ली, आपको समझ में भी आ गई है। तो चलिए बच्चों, आपसे कल मिलेंगे फिर कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।